जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। आई होप एवरीवन इज गुड। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग दो चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज द सॉइल एंड द सेकंड थिंग इज किस रीजन के अंदर वो सॉइल पाया जाता है, कैसे फॉर्म होता है। दोनों चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जल्दी से कनेक्ट कर लो, सारी चीजें समझते हैं। जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं उनको पहले ही बता दूं कि इट्स अ वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। और कोई भी आप कमेंट करते हो हम लोग उस कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप लोग अपने एडवाइस भी हमें भेज सकते हैं कि सर ऐसे कुछ जो चैप्टर्स हैं वो पहले आप करवा दो, या जो भी आप लोगों को कहना है आप भेज सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक है हमारा सॉइल। हम समझते हैं कि भाई सॉइल जो है वो क्या है। सॉइल का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम सभी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों आपने पता है कि रेन पर भी असर हो रहा है। रेनफॉल के जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। और ये सारा जो चेंज है इसको हम लोग एक बड़े फॉर्म में एक नाम दे देते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ग्राउंड वाटर के बारे में बात की जाए कि भाई ग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। हमारे घरों में पहले 70 फीट से पानी निकला करता था समरसेबल से, अब वो 100 फीट हो गया है। पंजाब में तो कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पे 200 फीट तक भी पानी अवेलेबल नहीं है। और ऐसा जो पानी है उसको पीने पर जो हैवी मेटल्स हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। सबसे ज्यादा कैंसर के जो मरीज हैं वो पंजाब में हमें देखने को मिल रहे हैं, ड्यू टू द फर्टिलाइजर यूज एंड ऑल्सो द डीप ग्राउंड वाटर रीच। तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने समझे। अब क्वेश्चन ये है कि सर बात तो सॉइल की कर रहे हैं, इसके साथ सॉइल का क्या लिंक है, ये हमें समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर में जो पानी जाता है वो कैसे जाता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हमारी जो सॉइल है इसके अंदर एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कार्बन कंटेंट। क्या कहते हैं? कार्बन कंटेंट। सो द कार्बन कंटेंट अगर सॉइल के अंदर 2.5% से, अगर 2% से या 2.5% से 2 to 2.5%, अगर इससे ये दोस्तों लेस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस रीजन के अंदर वाटर जो है वो सोक नहीं होगा। जब वाटर दोस्तों सोक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्वीफर है, जहां पे ये ग्राउंड वाटर है, जहां पे ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर भंडारित रहता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर। तो ये एक्वीफर क्या हो जाएगा भाई? पूरी तरीके से एक्वीफर जो है वो सूख जाएगा। तो हमें पानी के लिए बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली फिर भी हमें एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब हमें पानी मिलना ही बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, रेनफॉल इससे कैसे प्रभावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्लाइमेट चेंजेस से प्रभावित हो रही हैं चीजें। ग्राउंड वाटर के लिए सॉइल में कार्बन कंटेंट का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई सॉइल जो है बेसिकली हम किसको बोलते हैं। तो जनरली जो लूज मटेरियल है, जो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद वो पदार्थ हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल है, जिसको हम लोग मेंटल रॉक का रिगोलिथ पार्ट दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली एक हेट्रोजीनियस यानी कि एक मिक्सचर वाला पार्ट होता है और ये सॉलिड रॉक के ऊपर पाया जाता है। अगर हम लोग वर्ड की बात करें, जो कि ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, कंबाइंस टू ग्रीक वर्ड्स, एक है रेगोस यानी कि ब्लैंकेट एंड दूसरा है लिथोस यानी कि रॉक का जो ब्लैंकेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? यहां पे आप नाम देख सकते हो, सॉइल नाम उसको दे देते हैं। तो रिगोलिथ जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी तरफ हमने देख लिया कि मिट्टी जो है वो बेसिकली विषम सामग्री से बनती है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? मिक्सचर होता है। जनरली हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पाया जा रहा है। एक तो हमने देखा कि इसके अंदर पाई जा रही है सॉलिड एयर, सॉइल एयर, दूसरा सॉइल वाटर, तीसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर होते हैं। तो जनरली जो मेन कंपोजिशंस हैं इसकी, उसमें हम देखते हैं कि क्लाइमेट से भी ये प्रभावित होती है। दूसरा हम देखते हैं यहां पे कि जो सॉइल वाटर है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो सॉइल एयर है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। तो ये तीनों क्या हो गए? इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जनरली दे सकता है। यहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ है
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा एयर एंड फोर्थ इज वाटर। अब बात करें दोस्तों कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है, ठीक है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं। आपको एनडीए में बस यही चीजें बेसिक हैं, यही चीजें मेन है, या जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ केवल पढ़ना है। सीडीएस में, एनडीए में जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना है, उस सब्जेक्ट की मास्टरी आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये बनती है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैडोजेनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। अब आता है कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। तो जनरली मिट्टी को जो डिवाइड किया गया है उसको कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम प्राइमरीली देखें तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग नाम देते हैं टॉप सॉइल का। उसके बाद हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको ऊपरी मृदा कहते हैं। यहां पोषक तत्व, पौधे, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। फिर आ जाता है दोस्तों दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, जिसमें हम देख रहे हैं यहां पे होराइजन बी, जिसको सब सॉइल या अवमृदा कहा जाता है। ये ए और सी के बीच का पार्ट, जैसे ये अगर ए है और ये अगर सी है तो इसके बीच वाला ये पार्ट होता है। और होराइजन सी, जिसको अपक्षयित या फिर डिकम्पोज्ड रॉक भी कहा जाता है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ ये क्या है, तो आपको आंसर करना है कि ये वो पार्ट है जो एक तरीके से रॉक बेस होता है, यानी कि चट्टान का रॉकी बेस होता है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये तीनों जो क्षितिज हैं, इन तीनों के नीचे जो तीनों क्षितिज है, होराइजन है, इनके नीचे जो यानी कि सब जो बेस है वो भाई किससे बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बेड रॉक। क्वेश्चन समझ में आ गया, बेड रॉक इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एक एक करके। ऐसा नहीं है कि ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन केवल आज के ही लोग कर पाए हैं। पहले लोग इन क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। पहले भी लोग मिट्टियों को दो हिस्सों में बांटते थे, जिसमें एक को बोलते थे उर्वर और दूसरे वाले पार्ट को दोस्तों किस नाम से जानते थे, ऊसर के नाम से दूसरे वाले पार्ट को जानते थे। तो ये उर्वर और ऊसर, उर्वर का मीनिंग होता है फर्टाइल और इसका मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी कि जो उपजाऊ नहीं होता, स्टेराइल भी कह सकते हैं। तो ये आपने देखा। अगर हम बात करें कि भाई वर्गीकरण, फर्स्ट जो इसका जो वर्गीकरण किया गया है या पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो क्लासिफिकेशन वेशली डैकुशेव के द्वारा ये क्लासिफिकेशन हुआ है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूसा ही है, ये पूसा जब ब्रिटिश पीरियड में ये बना था, दिल्ली में इसका सेंटर है। तो ये कहते हैं कि 8 भागों में मिट्टी को हम लोग इंडिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तो उनके 12 उनके सॉइल ऑर्डर्स हैं। जैसे यहां पे आप देखो एल्फी सॉल है, इसमें लोहा एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं एंडी सॉइल जो है ये ज्वालामुखी राख वाली मिट्टी होती है, न्यू सॉइल होती है, और जहां पे आइस फ्री सरफेस है उसके 1% पार्ट को ये कवर करती है। इसके बाद जाता है एरिडो सॉल, जो एक तरीके से रेगिस्तानों में पाई जाती है। एंटी सॉल है, जो नई मिट्टी है, इसमें डेवलप्ड होराइजन नहीं होता और ये एक तरीके से जो रिवर साइड है वहां पे दोस्तों मिल सकती है। यहाँ पे जो समुद्र वाला एरिया होता है वहां पे भी ये मिल सकती है। इसी तरीके से जेली सॉल की अगर बात करें, गैली सॉल्स भी इनको कहा जाता है। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें गैलिक मैटर जो है वो होता है। तो गैलिक मैटर क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये गैलिक मिनरल्स, साथ ही साथ इसमें बाकी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मिनरल्स हैं वो भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ सॉइल जैसा इसमें सिचुएशन पाई जाएगी। और जनरली ऐसे समझे कि जो जहां पे बर्फ होती है उन रीजन्स के अंदर इसके मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम अगर हम बात करें हिस्टोसॉल की, तो ये काफी दलदली रीजन की होती है, दुनिया भर में 1% ये पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल की अगर बात करें तो यहां पे भी दोस्तों जो क्षितिज है वो काफी कम, यहां पे हम देखेंगे बहुत कम इसमें निक्षालन, जिनको 15% के आसपास देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिल जाती है। मॉलिसॉल्स जो है वो भाई घास के मैदानों में, कुछ कठोर लकड़ी वाले जो जंगल है उनमें, वहां पे बनी हुई काफी सॉफ्ट टाइप की सी ये सॉइल होती है, काफी नरम सॉइल होती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, आईसीआर ने जो क्लासिफाई किया है इंडिया में सॉइल को, वो फॉलोइंग यहां पे आप देख सकते हैं, इतना एरिया है इनका और इतने परसेंट है। तो यहां एक क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी सीडीएस के अंदर दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि बताओ क्या है, तो 39% के आसपास ये पाई जा रही है, मैक्सिमम है। और अगर आपसे पूछता है कि इनमें सबसे कम मात्रा में कौन सी है, तो ये है, इसको बोलते हैं मॉलिसॉल्स, ये भाई सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये डेफिनेटली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े आराम से इसको आप लोग टैकल कर पाएंगे, आंसर आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे।
ऑक्सीसॉल ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग पढ़ लें, और इसकी जो पीडीएफ है वो दोस्तों आपको मिल जाएगी, बहुत आराम से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ में कांटेक्ट जरूर करिएगा, टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ। एलुवियल की बात करें दोस्तों, ब्लैक सॉइल की बात करें, रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, लेटेराइट की बात करें, माउंटेनस सॉइल है, एरिड सॉइल है, सेलाइन, एल्केलाइन और पीटी सॉइल है। यानी कि ये 8 जो है वो क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है। अब आईसीआर जो है वो इनके अलावा मेन तो यही कैरेक्टराइजेशन है। अब जैसे करेवा है तो ये पाया जाता है सैफरॉन का जो कल्टीवेशन है उसके लिए करेवा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे यू शेप की वैल्यू होती है, यानी कि जो ग्लेशियल वैलीज हैं उनमें दोस्तों ये देखने को मिलती है, यू शेप वैलीज वाले रीजन में ये देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में 40% पाई जाती है। इसके साथ हम देखें, ये मेनली हिमालय से जो भी डेब्री आ रही है, या एक तरीके से हम कहें जो सेडिमेंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं उनकी वजह से ये बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख ही रहे होंगे कि हल्का इसका जो कलर है वो ब्राउन जैसा हमें देखने को मिलता है, और लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक ये कलर में डिफरेंट हो सकता है। थोड़ी सी रेतीली हो सकती है, कहीं कहीं चिकनी हो सकती है, और दोमट भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो गंगा मैदान है, जैसे अगर ये गंगा मैदान है तो इनके आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं खादर। और इसके बाद अगला जो हिस्सा है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खादर और बांगर ये नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। गांवों के नाम भी इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे अगर ये नदी है तो नदी के दूर होगा बांगर, और नदी के पास में होगा खादर और बांगर दोनों में ही कैल्शियम के, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्या हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं, जिनको कंकड़ भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे इस तरीके की बजरी जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं इसको। अच्छा, इनमें गहन कृषि भी की जाती है, यानी कि इंटेंस फार्मिंग यहां पे की जाती है। इंटेंस फार्मिंग में भी आप देखेंगे तो जो प्रेशर है एग्रीकल्चर में, वो ड्यू टू द पॉपुलेशन, यानी कि जब जनता या जनसंख्या किसी रीजन के अंदर अधिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जनसंख्या चाहेगी कि उनको सरवाइव करने के लिए फूड हो। तो वो फूड कम जमीन पर जब ज्यादा लेंगे, तो एक ही जमीन पर किसी भी साल आप देखेंगे तो 2 से 3 फसलें लेना ये बिल्कुल बेसिक है। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले ऊपर जो आप देख रहे हो ना, कि दीज सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्लेई इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। यानी कि लोमी और क्लेई है, यानी कि यहां पे मृत्तिका जो है, मृत्तिका का जो अंश है वो भाई जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आप जाते हो वहां पे ये क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है। एलुवियल सॉइल में जो खेती की जाती है, जैसे गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, दालें हैं, तिलहन है, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब एग्रीकल्चर यहां पे होता है। लाल और पीली मिट्टी दोस्तों, ये सबसे बड़ा सेकंड जो ग्रुप है वो यही है, 18% से ऊपर ये पाया जाता है भारत के अंदर। और डेक्कन वाले रीजन्स में जहां पे थोड़ा लो रेनफॉल है, पश्चिमी घाट का जो एरिया है, जो पश्चिमी घाट का जिसको हम लोग कह सकते हैं पीडमोंट जोन है, वहां पर देखने को मिलता है। ये छत्तीसगढ़ में मिडिल गंगा प्लेन्स में भी देखी जाती है। अगर ये हम कहें कि भाई इनमें से बताओ कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी होती है, तो जो फाइन ग्रेन्ड है, जैसे ये वाली अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी फाइन ग्रेन यहां पे है, तो ये बेस्ट है। ये भाई इसको कहेंगे ये बेस्ट है रेड में। और वर्स्ट जो है, यानी कि जो बेकार वाली है, वो होती है जो जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड यानी कि मोटे दाने वाली जो लाल मिट्टी है वो इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। जो छोटे दाने वाली या महीन दाने वाली उपजाऊ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें मिलेट्स काफी अच्छे से उगते हैं, जैसे गेहूं, कपास, तिलहन की फसलें हैं तो ये भी काफी अच्छी उगती हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली अगर बात करें तो जो मिलेट्स हैं वो दोस्तों यहां पे ज्यादा अच्छे से उगते हैं, क्योंकि इनमें मिनरल्स काफी होते हैं। अब देखो, तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज द ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग जनरली रेगुर भी कह देते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये कॉटन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों में ये ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोडक्शन के मामले में भी, यानी कि उत्पादन के मामले में भी, ये दोनों राज्य ही कॉटन में क्या होंगे, आगे होंगे। 15% थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप के रूप में ये हमें इंडिया में देखने को मिल जाती है। डेक्कन का बड़ा रीजन है, यहां पे आप देख सकते हो मैंने नंबर भी डाले हुए हैं। आप देखें, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये डेक्कन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे काली मिट्टी जो है वो काफी डीप है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, सीडीएस वाले स्पेशली।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहां पर बिल्कुल पूछा जा सकता है। काले रंग से लेकर गहरे भूरे रंग तक, यानी कि ब्लैक और डीप ग्रे, ये कलर इनका हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जब रेन होगी तो उस टाइम पर ये कैसी हो जाती है, बिल्कुल चिकनी हो जाती है दोस्तों, और काफी चिपचिपी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल एकदम जैसे आप देखेंगे तो क्रीम जैसी ये बन जाती है, जैसे आइसक्रीम होती है उस टाइप से बन जाती है। और ये जो है ड्राई होने पर इसके बीच में क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। तो ये क्रैक बनते हैं ड्यू टू सिंकिंग, सिकुड़ने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ड्राई होने पर। किसमें रिच होती है, तो आयरन में, लाइम में, एल्यूमिनियम में। एनडीए वालों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं, सीडीएस वालों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखो, इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों पूछा जा चुका है। अगर आप लोग जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास में टाइम कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जहां पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उस पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल अपनी कॉपी के अंदर फटाफट जल्दी से शक्तिमान बनते हुए नोट कर लो। नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और ऑर्गेनिक मैटर में ये यहां पे दोस्तों लेस होता है, कमी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी कपास, दालों, बाजरा, इसके अलावा अरंडी के लिए, तंबाकू, गन्ने और खट्टे फलों और अलसी वगैरह के लिए, लिंसीड वगैरह के लिए काफी अच्छी होती है। रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें दोस्तों तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 4.42% के आसपास ये हमें देखने को मिलती है, और ये रेड कलर से स्टार्ट करके ब्राउन कलर तक हो सकती है। रेगिस्तानी मिट्टी जो है, ये जिसको हम लोग एरिड सॉइल भी जनरली कह सकते हैं, ये ऐसी सॉइल है जहां पे बहुत कम फर्टिलिटी होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर इसको फर्टाइल बनाना है तो इसमें जिप्सम को मिलाना पड़ता है। जिप्सम इस फसल में आप मिलाएंगे इस मिट्टी में तो फसल काफी अच्छी होगी। तो बेसिकली ये कह सकेंगे राजस्थान वाला एरिया, सूखा एरिया, नमक इसको मिट्टी को ड्राई करेंगे तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसके साथ साथ इस मिट्टी में जो फॉस्फोरस है उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर इस मिट्टी को आप वाटर अवेलेबल करा दें, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए, तो दोस्तों ये मिट्टी क्या हो जाती है, तुरंत ही फिर ये मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। यानी कि इसकी फर्टिलिटी जो है अगर वो आपको वापस लेके आनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। इस सॉइल के लिए पानी अवेलेबल करा दो, और दूसरा वहां पे प्लांटेशन कर दो, जिससे कि यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाए ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ही दोस्तों इनकी उपजाऊपन की ताकत होती है। मिट्टी के अंदर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, ये फर्टिलिटी, तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, ठीक है, ह्यूमिक एसिड, जिसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ह्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी की फर्टिलिटी का सबसे बड़ा आधार है, पार्ट है, ठीक है। तो ये मिट्टियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सबसे लास्ट है इंपॉर्टेंट में, क्योंकि हम वही पढ़ेंगे 70% ही मैंने आपको बोला है कि हम पढ़ेंगे, सारा हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप ना याद कर पाओगे, फिर उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो इतना ही पढ़ना है जितना आप याद कर पाओ, और थोड़े से काम हमारा चल जाए कि हम लोग कम से कम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें या रिवाइज कर पाए। तो लगभग 3.7%, और लेटर वर्ड से ही आता है जिसका मीनिंग होता है ईंट या ब्रिक। तो ये ईंट बनाने के लिए जो यूनानी रीजन है वहां पर इसको यूज किया जाता था, पूरी दुनिया में ही किया जाता था, लेकिन यूनानी नाम दे देते हैं चीजों को, तो उसकी वजह से लेटराइट शब्द जो है निकल के आता है। मानसूनी जो जलवायु है विशेष रूप से इस मिट्टी को प्रभावित करती है। तो दे आर टिपिकल सॉइल्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, जहां पे ज्यादा वर्षा होती है पानी के कारण, और स्पेशली अगर बात करें तो रेन फॉल के कारण ये मिट्टी के फॉर्मेशन का हम बेसिक देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं, आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो हमारे दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। और मैं आज ही जो हमारी इंडिया वाली जो हमारी सीरीज थी जिसमें इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने कवर किया हुआ है भारत के सारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कोस्ट लाइन है, वो सारी चीजें कवर करी हुई हैं, आइलैंड्स कवर किए हुए हैं। इसके अलावा भारत का नाम, भारत की पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, मीडियन जो एज है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें कवर की हुई हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी।